अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस एमसीक्यू डिस्कशन। याद रहे, अराउंड तकरीबन 20 से 21 लेक्चर में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन का पूरा चैप्टर, उसके एक एक टॉपिक हमने जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर, और आज हम इसके एमसीक्यू डिस्कशन की बात करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन द ह्यूमन ब्रेन आर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो ज़्यादातर न्यूरॉन्स जो हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन है सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन बी मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन सी इंटरन्यूरॉन एंड ऑप्शन डी ऑडिटरी न्यूरॉन। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन है, बहुत ही आसान है। आपको मालूम है कि ह्यूमन ब्रेन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन जो होते हैं वो कौन से हैं? इंटर न्यूरॉन। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ नर्वस सिस्टम कैन अल्टर एक्टिविटीज इन इट्स टारगेट सेल इन मसल एंड ग्लैंड बिकॉज। यहाँ कहा जा रहा है कि नर्वस सिस्टम जो है वो क्या कर सकता है? कैन अल्टर, अल्टर का मतलब तब्दील कर सकता है एक्टिविटीज इन इट्स टारगेट सेल। टारगेट सेल में एक्टिविटी जो है, जो कि मसल्स जो है या ग्लैंड है, उसमें एक्टिविटी को चेंज कर सकता है। कैसे? बिकॉज। ऑप्शन है दे आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड बाई गैप जंक्शन। Option B, the target cell have receptor protein for the signal released by the nervous system. The nervous system release signal into the blood to control the target cell. Option D, the target cell that become disconnected from the nervous system rapidly die. अब ए बी सी डी चार हमारे पास जो है वो ऑप्शन है। इसमें कहा जा रहा है गैप जंक्शन। याद रखिएगा, गैप जंक्शन जो है इसका ताल्लुक नर्वस सिस्टम में, इसका जिक्र कहीं भी नर्वस सिस्टम में नहीं है। इलेक्ट्रिकली कपल्ड बाय गैप जंक्शन, ये ऑप्शन हट गया। फिर से देखिए, नर्वस सिस्टम रिलीज सिग्नल इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर जो है वो हार्मोन रिलीज होते हैं। नर्वस सिस्टम अपना सिग्नल जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज नहीं करता, ये भी हट गया। और इसमें कहा जा रहा है द टारगेट सेल बिकम डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम रैपिडली डाई, जो नर्वस सिस्टम से डिसकनेक्ट होता है वो फौरन मर जाते हैं। ऐसी भी कोई बात पूरे चैप्टर में नहीं पड़ी। अब ऑप्शन बी देखते हैं, द टारगेट सेल हैव रिसेप्टर प्रोटीन फॉर द सिग्नल रिलीज बाय द नर्वस सिस्टम। इसमें कहा जा रहा है टारगेट सेल के पास एक पर्टिकुलर जो है वो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं जो कि इसके सिग्नल को क्या करता है? रिसीव करता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जबकि ए सी डी जो है ये सारे रॉन्ग ऑप्शन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी के टारगेट सेल के पास रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम से रिलीज होने वाले सिग्नल को क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फॉर अ न्यूरॉन विथ एन इनिशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट -70 मिलीवोल्ट, an increase in the movement of potassium ions out of that of neuron cytoplasm would result in। हमें कहा जा रहा है कि एक न्यूरॉन है जिसकी इनिशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 मिलीवोल्ट है, और हमें कहा जा रहा है एन इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन की जो मूवमेंट है अगर सेल से बाहर होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन, बी में कहा जा रहा है हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन, सी में कहा जा रहा है द रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम आयन विथ सोडियम आयन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है द रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम आयन विथ कैल्शियम आयन। अब यहाँ कहा जा रहा है कि न्यूरॉन है जिसकी इनिशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है, और हमें कहा जा रहा है कि अगर पोटेशियम को सेल से बाहर भेजेंगे तो क्या होगा? अगर याद रखिएगा, पोटेशियम जिसके ऊपर प्लस पॉजिटिव +1 चार्ज है, अगर वो बाहर जाएगा तो अगर उसके बाहर जाने के नतीजे में क्या होगा? ये माइनस वाला जो होगा वो मज़ीद नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है हमारे पास कि पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑलरेडी जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है, और इस दौरान अगर पोटेशियम भी अगर मज़ीद बाहर जाना शुरू हो जाएंगे तो इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी? मज़ीद माइनस में हो जाएगी, और इसका मज़ीद माइनस होना ये क्या कहलाता है? हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। क्या कहलाता है? हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। जबकि यहाँ ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। डीपोलराइजेशन में क्या था? सोडियम जो है वो बाहर से अंदर आना शुरू हो रहा था। सोडियम क्या हो रहा था? बाहर से अंदर आना शुरू हो रहा था, तो डीपोलराइजेशन थी। हाइपर पोलराइजेशन में अगर पोटेशियम अगर मजीद जा रहा है तो क्या होगी? हाइपर पोलराइजेशन होगी, बी होगा। इसमें कह रहा है द रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम आइन विद सोडियम आइन। भाई ये तो सोडियम पोटेशियम पंप करता है, फिलहाल इसका यहाँ कोई जिक्र नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम आइन विद कैल्शियम आइन, ऐसा कैल्शियम का तो कोई जिक्र ही नहीं था। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है बी, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन।
नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन पोटेंशियल मूव अलोंग एक्सोन। एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्सोन पे मूव करता है, कैसे? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मोर स्लोली इन एक्सोन ऑफ लार्ज देन इन स्मॉल डायमीटर। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है द डायरेक्ट एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन द एक्सोन मेम्ब्रेन। सी में कहा जा रहा है एक्टिवेटिंग द सोडियम पोटेशियम पंप एट ईच पॉइंट अलोंग द एक्सोन मेम्ब्रेन। और डी में कहा जा रहा है मोर रैपिडली इन माइलिनेटेड देन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब इसमें हमें सही करेक्ट ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। एक्शन पोटेंशियल की रफ्तार की बात, और इसमें कहा जा रहा है कि लार्ज जो बड़े न्यूरो एक्सोन होते हैं उसमें स्लोली जाता है बनस्बत स्मॉलर डायमीटर वाले के, नहीं स्मॉलर में स्लो जाता है बनस्बत लार्जर के, तो लार्जर वालों में रफ्तार ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए तो गलत है, इसमें कह रहा है लार्ज जो एक्सोन होगा उसमें स्लोली जाएगा, नहीं भाई लार्ज में तो रैपिडली जाता, तो ए ऑप्शन गलत है। बी में कहा जा रहा है द डायरेक्ट एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन द एक्सोन मेम्ब्रेन। भाई एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन होता है वो साइनेप्स पे होता है, डायरेक्ट एक्सोन की मेम्ब्रेन पर नहीं होता, ये भी हट गया। सी में कहा जा रहा है एक्टिवेटिंग द सोडियम पोटेशियम पंप एट ईच पॉइंट अलोंग द मेम्ब्रेन। हर पॉइंट पर जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप जो होगा वो एक्टिव होगा, ऐसा भी नहीं है वो सोडियम पोटेशियम पंप तो एक्शन पोटेंशियल खत्म होने के बाद वो एक्टिव होता है। और डी में कहा जा रहा है मोर रैपिडली इन माइलिनेटेड देन इन नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा तेजी से एक्शन पोटेंशियल मूव करता है बनस्बत किसके, नॉन माइलिनेटेड। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द सरफेस ऑफ अ न्यूरॉन दैट डिस्चार्ज वेसिकल इज द। भाई हमें कहा जा रहा है न्यूरॉन का जो सरफेस का नाम बताएं जो वेसिकल को डिस्चार्ज करता है। जहाँ से वेसिकल है ना, वेसिकल के अंदर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, उस सरफेस का नाम बताएं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डेंड्राइट्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एक्सोन हेलॉक, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इसके लिए जिन्होंने हमारा साइनेप्स वाला जो लेक्चर पढ़ा होगा ना उसको इससे आसानी होगी कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो है वो वेसिकल वहाँ फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर साइनेप्स के अंदर रिलीज होता है, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, और उस रिसेप्टर के साथ क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर अटैच होता है। तो लिहाजा इसका करेक्ट क्या है, कहाँ से रिलीज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये वेसिकल डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल अकर इन अ मेम्ब्रेन मेड मोर परमेबल टू। अब याद रखिएगा एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल पढ़ा था हमने, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल पढ़ा था। अब यहाँ कहा जा रहा है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है अकर इन अ मेम्ब्रेन मोर परमेबल टू। अब किस चीज़ को परमेबल बनाएगा, तो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो हमने क्लोराइड के बारे में पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था पोटेशियम के। या तो पोटेशियम जो है वो बाहर चले जाएगा या क्लोराइड अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो मजीद हाइपर पोलराइज हो जाती थी। ये लेक्चर में पढ़ा था। तो सोडियम का वहाँ जिक्र नहीं था, एटीपी का नहीं था, कैल्शियम का नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन को वो मजीद परमेबल बनाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन जो होते हैं वो अंदर से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मेजॉरिटी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द ब्रेन, द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द ब्रेन। भाई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताना है। अगर आपको याद हो हमने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े थे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े थे। तो इसमें हमारे पास जो है अगर एक जो है वो मैं आपसे हिंट देता हूँ कि एक जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एक जो है वो एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी दोनों है, एक जो है वो सिर्फ इनहिबिटरी है और एक जो है वो एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता, ये आगे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, तो ये ऑप्शन हट गया। इपिनेफ्रिन सिर्फ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन हमारे की पॉइंट्स में भी पढ़ा था कि ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्साइटेटरी भी है कुछ जगहों पर और कुछ जगहों पर इनहिबिटरी भी है, जबकि गाबा जो है ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन का। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द ब्रेन जो है वो हमारे पास सी गाबा आ जाएगा। वेयर आर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर लोकेटेड, भाई न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी इन द माइलिन शीट, ऑप्शन सी एट नोड ऑफ रेन्यूअर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जिन्होंने साइनेप्स वाला लेक्चर पढ़ा है उसके लिए तो ये एमसीक्यू बहुत ही आसान हो गया। जो न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर होते हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास होते हैं, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हमारे पास है विच सिलेक्शन इज इनकरेक्टली पेयर्ड, इनमें से भाई एक जो पेयर बना हुआ है वो रॉन्ग बना हुआ है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है
फोर ब्रेन का जो पार्ट है वो डाइनसेफेलॉन है, फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम है, मिड ब्रेन का पार्ट ब्रेन स्टेम है और मिड ब्रेन का जो है वो सेरिबेलम है। तो एक जो है वो इनकरेक्टली पेयर्ड है। तो फोर ब्रेन को अगर आपको याद हो टेलिनसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन में हम डिवाइड करते हैं, लिहाजा डाइनसेफेलॉन फोर ब्रेन का पार्ट है, ये करेक्ट पेयर्ड है। फोर ब्रेन के अंदर टेलिनसेफेलॉन को फिर सेरिब्रम हेमिस्फेयर के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसे सेरिब्रम भी कहते हैं, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, ये भी सही है। मिड ब्रेन की अगर बात की जाए तो ब्रेन स्टेम में तीन पार्ट है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। तो क्या है, ब्रेन स्टेम जो है मिड ब्रेन से इसका कनेक्शन है, ओके भाई ये भी करेक्टली पेयर्ड है। जबकि मिड ब्रेन और सेरिबेलम का कहा, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो लिहाजा इनकरेक्टली पेयर्ड जो है वो क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है, which of the following receptor is incorrectly paired with the type of energy is transduced। इसमें से एक रिसेप्टर है जो इनकरेक्टली पेयर्ड है कि भाई वो कौन सी एनर्जी को ट्रांसड्यूस करता है। चलो भाई, ऑप्शन है मैकेनो रिसेप्टर, साउंड, पेन रिसेप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, कीमो रिसेप्टर, सोल्यूट कंसंट्रेशन, थर्मो रिसेप्टर, हीट। अब भाई मैकेनो रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, टच, साउंड, वाइब्रेशन, इन चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, ओके भाई ए करेक्ट है। सी में कहा जा रहा है कीमो रिसेप्टर सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी केमिकल वाली चीज़ों को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ओके सही है। थर्मो रिसेप्टर हीट को यानी टेम्परेचर को इनको डिटेक्ट करो, तो ये भी सही है। पेन रिसेप्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को, पेन रिसेप्टर जो है वो पेन को डिटेक्ट करते हैं, किसको डिटेक्ट करते हैं, पेन को डिटेक्ट करते हैं, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी, पेन रिसेप्टर और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है वो इनकरेक्टली पेयर्ड है, तो बी हमारे पास क्या है, इसका जो है वो जो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना था इनकरेक्टली पेयर्ड वाला, ये हमारा आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारे एमसीक्यू डिस्कशन मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।